बस 2 मिनट मैगी का ये टैगलाइन आप सभी ने तो सुना ही होगा। मैगी एक ऐसा डिश है जो हर किसी के घर में पका होगा और हर एक पर्सन ने इसे खाया होगा। और हम जानेंगे मैगी कैसे इंडिया का एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया और क्या मैगी को नेस्ले ने स्टार्ट किया था या फिर किसी और ने। तो हम जानते हैं मैगी तब आया था जब 1884 में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था स्विट्ज़रलैंड में। और तब जूलियस मैगी ने ये नोटिस किया कि वहाँ की वुमेन्स काम करने फैक्ट्री में जाया करती थी, बट उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक हेल्दी मील्स बना पाएँ। और जूलियस मैगी एक विजनरी बिजनेसमैन थे। उन्हें पहले से ही पता था जिस तरह लोग अपने वर्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सो लोगों का फूड हैबिट्स भी चेंज होगा। जूलियस मैगी ने रियलाइज्ड किया कि वे एक ऐसा फूड बनाएंगे जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भी हो और काफ़ी जल्दी समय में भी बन जाए। इन्होंने पावर पी और विंस फ्लोर्स को लॉन्च किया। ये वर्ल्ड फर्स्ट इंस्टेंट सूप था। देन कुछ सालों बाद ये मैगी को लेकर आए और मैगी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है। जब मैगी जूलियस मैगी का ब्रांड था तो आज ये नेस्ले का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला ब्रांड कैसे बना? तो हम जानते हैं जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर्ड कर लिया था और उनका एक ही विजन था कि वो मैगी को सारे कंट्री में ले जाएंगे। यू नो व्हाट, आज भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि मैगी नेस्ले का ओरिजिनल ब्रांड है। तो इस केस स्टडी के थ्रू शायद आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो ही जाएगा। अब मैगी इंडिया में आता है। इंडिया में तो आ जाता है लेकिन वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है हर घर में जाने के लिए। मैगी इंडिया में तब आया था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। उस टाइम बहुत सारे कंट्री का फोकस हमारे कंट्री के तरफ हो गया था। जब इंडिया में नेस्ले आया था तो इस माइंडसेट से आया था जिस तरह वो स्विट्जरलैंड में कंज्यूमर को टारगेट किए थे। उन्होंने टारगेट किया वर्किंग वुमेन्स को और हमारे मिल्स को चेंज करने की ट्राई किया। बट आप सभी को तो पता ही है हमारे देश में रोटी और चावल के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लोगों का कि वो चाह कर भी उसे ब्रेक नहीं कर पाए और बहुत बुरी तरह फेल हो गए। नेस्ले ये तो समझ गया था कि चाहे वो कितना भी पैसा अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दे, वो अपने कंज्यूमर्स के माइंडसेट को तो चेंज नहीं कर पाएगा। देन नेस्ले ने ये भी सोच लिया था कि अब हम तभी आएंगे मार्केट में जब इंडियन कंज्यूमर्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। यू नो व्हाट, मैगी का कंपटीशन किसी भी प्रोडक्ट से नहीं था, बट उनका कंपटीशन हमारे कंज्यूमर के ट्रेडिशनल बिहेवियर से था। देन कंपनी लुकिंग फॉर ओकेजन जहां पर वो कंज्यूमर्स के हैबिट्स को ब्रेक कर पाए। कंपनी के बहुत सारे रिसर्च के बाद ये ऑब्जर्व किया गया जब बच्चे शाम को खेल कर या फिर स्कूल से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा भूखे रहते थे। हमारी माओं को ये लगता था कि कुछ ऐसा चीज़ बनाकर दे दे जो टेस्टी भी और जल्दी भी बन जाए। बट उस टाइम देने के लिए क्या होता था, समोसे, सैंडविच, पकौड़े, यही सब होते थे। बट इन सबको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और हमारी माएँ सुबह से इतना ज़्यादा काम की रहती थी, वो सोचती थी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते तो सही रहता। बट इन सब के अल्टरनेटिव में देने को क्या होता था, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, यही सब होते थे। जब तक बच्चे इसे 2 या 3 पैकेट खा नहीं लेते उनका पेट भरता ही नहीं था और डेली का खर्च 10 या 15 तो हो ही जाते थे। यहीं पर नेस्ले ने एक मेजर पेन पॉइंट ढूंढ लिया। फिर क्या हुआ, नेस्ले ने मैगी को एज ए इवनिंग स्नैक इंट्रोड्यूस किया। फिर नेस्ले ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि बच्चों को मैगी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देन नेस्ले ने स्मार्टली अपना टारगेट सेगमेंट चेंज कर दिया फ्रॉम वर्किंग वुमेन्स टू चिल्ड्रंस और वो बायर पे फोकस किया इंस्टेंस ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्रॉसरी आइटम कौन लेकर आती है, हमारी माएँ। और मायों का साइकोलॉजी कैसे काम करता है, अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो सही और कम रेट में मिले तो वो उसे पक्का परचेज करेंगी। सो नेस्ले गेटिंग द टारगेट ऑडियंस। फिर तो मैगी ने अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया, मॉम आई एम हंग्री एंड मॉम से बस 2 मिनट, ये सब एड्स टीवी पे आने लगे। देन मैगी ने एक बड़ा ऑडियंस को क्रिएट किया, टारगेट किया। बस 2 मिनट कुकिंग ऐड की वजह से नेस्ले ने इवनिंग स्नैक्स को रिप्लेस कर दिया। देन इन्होंने एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया और मैगी को हर एक स्टोर में अवेलेबल किए। अगर नेस्ले ऐसा नहीं करता तो कोई और कंपनी आती और इसे कॉपी कर लेती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो मार्केट में तो उसका मार्केट साइज इंक्रीज कर दो। क्या आपको पता है नेस्ले हमें मैगी सेल नहीं करता, वो हमें एक इमोशन सेल करता। आप नेस्ले का एड्स देखना, दे ट्राई टू कनेक्ट इमोशनली बाई टेलिंग अ स्टोरी लाइन। बस नेस्ले ही ऐसा नहीं करते हैं, सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए
यही करती हैं, करना भी ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो अपने कस्टमर से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। सब सही चल रहा था, तभी 2015 में मैगी बैन हो जाता है। एक रिपोर्ट में ये पता चलता है उसमें बहुत ज़्यादा लीड और MSG पाया गया है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। नॉर्मली 2.5 ppm अलाउडेड है एज पर हेल्थ रेगुलेशन, बट मैगी में 17.2 ppm पाया गया। फिर क्या हुआ, नेस्ले ने अपने सारे प्रोडक्ट को वापस बुला लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका नेट वर्थ था 320 करोड़। बट इन सब के बीच में मैगी एक चीज़ करना बिल्कुल नहीं छोड़ा, ऑलवेज कम्युनिकेट विथ कस्टमर। यू नो व्हाट, मैगी को ये स्ट्रैटेजी कमबैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैगी ने सोशल मीडिया के थ्रू अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बाय यूजिंग हैशटैग वी मिस यू मैगी जैसे टैगलाइन इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर द बैन ऑफ 5 मंथ्स इन्होंने खुद को रिलॉन्च किया और एक फेमस ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ टाई अप किया, एंड देयर इज़ अ शॉकिंग रिजल्ट। विद इन 5 मिनट्स 60,000 प्रोडक्ट्स फ्लैश सेल हो गए थे मैगी को। फिर से मैगी ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने लगा था, दिल की डील विथ मैगी के साथ। देन मैगी को भी पता चल गया आज भी नूडल्स में लोग मैगी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सब तो ठीक है, अगर ये 3 स्ट्रैटेजी नहीं होता तो मैगी शायद वापस नहीं आ पाता। खासकर थर्ड वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग टैगलाइन, मैगी ने अपने टैगलाइंस में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो लोग उसे याद भी रख पाएंगे और उनके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे, जैसे कि 2 मिनट्स नूडल्स, टेस्ट भी हेल्थ भी। सेकंड वन इज़ द स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी एंड ब्रांड लॉयल्टी। अगर आप मैगी के पैकेट को ध्यान से देखोगे वो सालों से बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लाइक उनका कलर सेलेक्शन, उन्होंने बिल्कुल ब्राइट कलर यूज किया है। साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि ब्राइट कलर हमारे हंगर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। देन सेकेंड वन इज़ द लोगो कंसिस्टेंसी। अगर आप मैगी के पैकेट को देखोगे उनका लोगो बिल्कुल वैसे ही है। इट मीन्स एवरी एज ग्रुप रिलेट कर पाएंगे ब्रांड के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैकेजिंग, अगर आप मैगी का पैकेट देखोगे तो उस पर मैगी ने लोगों का स्टोरी शेयर किया, इमोशन शेयर किया, जिससे इनको मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है और वो इंडियन कंज्यूमर के सेंटिमेंट के साथ भी अटैच कर पाएँ। ये सब तो ठीक है, तो क्या इन स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके मैगी वापस आ गया? नहीं, ये थर्ड वाला नहीं होता तो मैगी बिल्कुल वापस नहीं आ पाता। नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग, अब हम लोग जानेंगे ये नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग क्या होता है। नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग में आप अपने पुराने मेमोरीज़ को याद करते हो, उसे याद करके आप या तो खुश होते हो या फिर सैड होते हो, और उसके लिए आप कितना भी पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हो। आज के टाइम बहुत सारी कंपनी नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। मैगी ने भी खुद को रीएस्टेब्लिश करने के लिए नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग का यूज़ किया। उन्होंने लोगों से बोला कि आप सोशल मीडिया पे आप अपना स्टोरी शेयर करो कि आप मैगी के साथ कैसे रिलेट कर पा रहे थे और अपने इमोशन को शेयर करो। इससे क्या हुआ कि उनको अपने प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा बाय यूजिंग द नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।